इस वक्त हमारे साथ में योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा जी 4.5 साल बीत चुके हैं सरकार को। आइए हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है योगी आदित्यनाथ, उसके मंत्री किस तरीके से उनका योगदान रहा, अपने अपने विभाग है उसको किस तरीके से उन्होंने बढ़ावा दिया है, क्या रोजगार मिले हैं, जो किसानों की आय है उस पर किस तरीके से काम किया है। 4.5 साल बीत चुके हैं। आइए हम बातचीत करते हैं। मंत्री जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत मंत्री जी, 4.5 साल बीत चुके हैं और किस तरीके से सहकारिता विभाग जो कि किसानों का है और बड़ा विभाग है, तो अगर हम बात करें रोजगार की, तो योगी सरकार या मोदी सरकार कहती है कि हम लगातार रोजगार दें, तो हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से जो है नौकरियां मिली हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, किस तरीके से विभाग है। देखिए, सामान्य रूप से हमारे कोऑपरेटिव का सहकारिता विभाग का काम किसान से और गांव से जुड़ा हुआ है। हमारा लक्ष्य है कि किसान की आय दुगनी हो। हमारा लक्ष्य है कि किसान किसी भी प्रकार से परेशान न हो, और इस नाते ही हमने सबसे पहले सोचा है कि किसानों का मुख्य जो सामने उनका लक्ष्य है उनकी खेती है। खेती उनकी निर्बाध गति से बढ़िया होती रहे, इसलिए खाद की समस्या ना आए, ये हमारे विभाग का काम है। हमने भरसक कोशिश किया है 4.5 साल में किसानों के सामने खाद की कहीं समस्या नहीं आई न उनको नकली खाद कहीं चर्चा में आया और न खाद के लिए कहीं लाइन लगाने की बात आई। ऐसे ही यदि खाद की कंपनियों ने खाद के दाम बढ़ाए हैं तो सरकार ने सब्सिडी देकर किसानों पर वो बोझ न लदे, इसकी चिंता की है और खाद के दाम वही रखे हैं जो किसानों के हितकर हो, जो किसान बर्दाश्त कर सके। साथ ही साथ जिस समय किसान का उत्पाद तैयार होता है तो किसान को मार्केट चाहिए। हमने लगातार प्रयास किया है कि किसान को मार्केट मिले, और जो हमारा एमएसपी है वो लगातार हम एमएसपी को बढ़ाते रहे। आज हम कह सकते हैं कि जो एमएसपी हमको 17 में मिली थी उससे लगभग दोगुना और दूना हम पहुँच गए। 1100-1200 रुपया मैट्रिक टन की कुंतल की जब बात करते थे तो हम 1800 और 2000 कुंतल के अनाज के दाम पर हम पहुँच गए। तो निश्चित रूप से, और उस समय जो उत्पाद का खरीद होता है किसानों का बड़ा नॉमिनल होता था, आज हमने उसको कई गुना बढ़ा लिया है। जैसे उदाहरण के लिए 2017 में हम धान खरीदते थे, हमारा विभाग धान खरीदता था 4 लाख मीट्रिक टन और गेहूं खरीदता था 7 लाख मीट्रिक टन। आज हम धान खरीदते हैं कम से कम 30 लाख मीट्रिक टन और गेहूं खरीदते हैं हम 35 लाख 40 लाख मीट्रिक टन। ये गेहूं पहुंच गया लाख मीट्रिक टन। ये लगातार हमारी हो रही है और किसानों से ही सीधे हम खरीदते हैं। अभी तक बीच में जो कुछ था उसको भी हटा दिया। आज की परिस्थिति ये है कि किसान का इन्वॉल्वमेंट होता है, बाकायदा उसका रजिस्ट्रेशन होता है, कितना खेत है, खेत में कितना अनाज पैदा हुआ है इसका वेरिफिकेशन करते हैं, उसके बाद उस अनाज को खरीदते हैं और पैसा भी किसान के सीधे खाते में भेजते हैं ताकि बीच का कोई गड़बड़ करने वाले लोग बीच में ना रहे। तो इस प्रकार से किसान को सीधे लाभ पहुंचाने का और किसान के कुल उत्पाद को खरीदने का ये हम लोगों ने भरसक प्रयास किया है, कर रहे हैं, और उसकी सफलता है। किसानों के चेहरे पर दिखता है कि किसान के पास अनाज पैदा हो रहा है और किसान का अनाज खरीदा जा रहा है। ये हम किसान के लिए कर रहे हैं। मंत्री जी, अगर हम बैंकों की बात करें, आपका कोऑपरेटिव बैंक है, बहुत सारे बैंक हैं, जैसे प्राइवेट सेक्टर में देख रहे हैं लगातार एटीएम लग रहे हैं, तो आपके विभाग में क्या कस्टमरों के लिए एटीएम हो या वैन हो, इस तरीके से जो सुविधाएं हैं उनको कहाँ तक सफलता मिली है? देखिए, निश्चित रूप से ये आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा। कम से कम हमारे सहकारिता के लिए, सहकारिता आंदोलन में जहाँ हम चाहते हैं कि किसान को उसकी सुविधा उसके दरवाजे पर पहुँचे। एक काल आया यहाँ कोरोना काल, जिस समय लॉकडाउन हुआ तो लोग घरों में बंद हो गए थे और जिनके पास पैसा नहीं था, बैंकों में पैसा था, वो बेचारे परेशान नजर आ रहे थे। हमारे 46 एटीएम वैन उस समय जिलों में घूम रहे थे और सारे जिलाधिकारियों ने हमारी एटीएम वैन को अपने हाथ में ले लिया था। ये एटीएम वैन, मोबाइल वैन उनके दरवाजे पर खड़े होकर पैसा दे रही थी। किसी भी बैंक का यदि उनके पास वो है कार्ड, तो उस कार्ड को लगाकर वो पैसा निकाल लेते थे। तो वो हमारी एटीएम वैन लॉकडाउन के समय तो एक बहुत बड़ा एक काम हो गया और सभी जिलाधिकारी, सभी लोगों ने सभी उसकी सराहना किया है। ऐसे जहाँ तक आप एटीएम की बात करते हैं, एटीएम भी हमारी लगभग जितने भी हमारे डीसीबी जिसकी यूपीसीबी के हैं, यूपीसीबी में तो लगभग हर जगह हम एटीएम की व्यवस्था कर ली है और डीसीबी ने भी, कई डीसीबी ने भी वैन की एटीएम की व्यवस्था किया है और एटीएम मोबाइल वैन तो अब हमने हर जिले में लगभग दे ली। मंत्री जी,
अगर हम बात करें कि इस बार देखिए पिछली बार भी रिकॉर्ड तोड़ा था सहकारिता विभाग ने धान खरीदने का, भंडारण का। तो इस बार की जो किसान की सुविधाओं को लेकर अगर देखें तो सहकारिता विभाग खरीदारी को, भंडारण को लेकर किस तरीके से कर रहा है? देखिए पिछली बार भी गेहूँ धान दोनों में पिछले सारे जो 17 के हैं उनसे 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना तक आगे हम निकल गए। आज भी यह स्थिति है कि हम 2400 क्रय केंद्र खोलने का हमारा लक्ष्य है। उसमें से 1550 क्रय केंद्र हमारे अधिकृत हो गए खोलने के लिए, जिसमें से 1350 क्रय केंद्र इस समय हमारे काम कर रहे हैं। हमको जो लक्ष्य दिया है 76,000 करोड़ का धान खरीदने का, हमको 7600 करोड़ का 7600 करोड़ का धान खरीदने का हमको लक्ष्य दिया है। और हमारा लक्ष्य है, हमको लगता है हमारा लक्ष्य है 36 लाख मेट्रिक टन ये धान खरीदने का हमारा लक्ष्य है। इसमें से 1950 मेट्रिक टन धान हमने खरीद लिया और लगातार ये खरीदारी हमारी चल रही है। लगभग 400-500 किसानों को हम इस समय लाभान्वित कर दिए हैं। और अभी धान बिल्कुल तैयार नहीं है, लेकिन जब तक धान तैयार होगा, जब तक ये सारी परिस्थितियाँ होंगी, हमारे सारे 2600 क्रय केंद्र हमारे खुल जाएंगे। 36.5 लाख मीट्रिक टन धान हम खरीद लेंगे। यह हमारी स्थिति है। अच्छा, और जो रखने की व्यवस्था है उसकी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, और हम जानना चाहेंगे कि आपकी डेट क्या है? उत्तर प्रदेश में धान कब से कब तक खरीदा जाएगा? उत्तर प्रदेश में दो तरह से है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम यह काम शुरू करते हैं सितंबर, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में हम शुरू करते हैं अक्टूबर। ये हमारा जनवरी के लास्ट तक धान खरीदा जाता है। और ये मानकर चलें कि जब हम पहले प्रारंभ में हम लोगों के पास 29 लाख मीट्रिक टन क्षमता थी, आज हमारे पास 46 लाख मीट्रिक टन क्षमता है, और उस क्षमता में लगातार वृद्धि हो रही है। इधर बहुत ही नज़दीक हम लोगों ने अभी 500 मीट्रिक टन के 78 गोदाम बनाए। अभी हमने 10 दिन पहले जो गोदामों का किया है, लगभग 400 से अधिक गोदामों का लोकार्पण किया है। अभी 100 मीट्रिक टन के गोदामों का भी सभी क्रय केंद्रों पर हम 100 मीट्रिक टन के गोदाम बनाने की स्थिति में खड़े हो रहे हैं। काफ़ी कुछ गोदाम उसमें से बन गए हैं। 5000 मीट्रिक टन के गोदाम भी हमारे कई बने हैं, और 5000 मीट्रिक टन के गोदाम हमने कुछ योगी जी से भी उनमें से कुछ का लोकार्पण कराया है। हमारा 2 लाख मीट्रिक टन की क्षमता 40 गोदाम 5000 मीट्रिक टन की बनाकर उसको पूरा करना है, जिसमें 38 गोदाम हमारे लगभग तैयार हैं। और इस तरह से आज की डेट में हम 46 लाख मीट्रिक टन पहुँच गए हैं, और बहुत जल्दी ये हमारा 50 लाख मीट्रिक टन पहुँचने वाला है। अच्छा, जो अभी तक जो इसमें ब्रोकर सक्रिय थे दलाल, अब उनका रोल धीमे धीमे हमें लग रहा खत्म हो रहा है। तो इस पे जो बीच में जो था भुगतान वो कहीं किसी और को चला जाता था, इस सरकार में क्या लगता है खत्म हो चुका है? बिल्कुल खत्म हो गया है। अब मैं आपको बताऊं कि बीच में अब तो हमारे क्रय केंद्र का जो सचिव या अधिकारी है उसको रुपया देखने की नौबत नहीं आती। कितना खरीदा जाना है लेखपाल उसको अधिकृत करता है, उसको तय करता है कि हाँ इस इतने खेत में इतना इनका धान या गेहूँ होगा, उसमें से इतना हमको खरीदना है, उतना हम उससे खरीदते हैं। पैसा सीधे किसान के खाते में जाता है, किसान के अलावा कोई पैसा देखने नहीं पाता। माने हमारा जो क्रय केंद्र है उसमें पैसे का कोई हिसाब नहीं होता, पैसा सीधे किसान के खाते में जाता है। तो बीच के बिचौलिए का काम वैसे खत्म हो गया। मंत्री जी, क्योंकि आपका विभाग किसानों से जुड़ा है, और इस बार लगातार किसानों का आंदोलन आपने देखा चला, दूसरी लखीमपुर की घटना इतनी बड़ी हो गई। इस घटना और किसान का आंदोलन आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसान आंदोलन, किसान उसमें आंदोलन में जुड़ा नहीं है। जो वे किसान जुड़े हैं जो सीधे राजनीतिक भाव से जुड़कर राजनीति कर रहे हैं। आज किसान आंदोलन के नारे पूछिए तो क्या है? क्या किसान आंदोलन के नारे ये हो सकते हैं मोदी हटाओ? क्या किसान आंदोलन का नारा ये हो सकता है कि योगी हटाओ? आज वो नारा मोदी हटाओ योगी हटाओ है, एमएसपी बढ़ाओ नहीं है, एमएसपी को अधिकृत करो ये नहीं है, या कॉन्ट्रैक्ट की खेती बंद करो ये नहीं है। हम तो कॉन्ट्रैक्ट की खेती, एमएसपी बढ़ाना, एमएसपी की वो सारी सुविधाएं अपने आप कर रहे हैं।
ये किसान आंदोलन में लगे हुए लोग यदि किसानों के हित की बात कर रहे होते तो किसानों से संबंधित कोई शर्त सामने रखते, अपने धरना प्रदर्शन आंदोलनों में भी किसानों से संबंधित बात करते, किसानों से संबंधित कोई बात न करके सीधे राजनीतिक बात करना, सीधे राजनीतिक लोगों को मंच पर लाकर खड़ा करना, सीधे सरकारों के बनाने और बिगाड़ने की बात करना, माने किसानों की बात नहीं है। ये सीधे सरकार बनाने और बिगाड़ने माने राजनीतिक सोच के लोग, राजनीतिक चर्चा के लोग हैं, किसान सोच के लोग ही नहीं है। किसान आज भी किसान का उत्पाद बढ़ा है, किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, धान का उत्पाद जितना गत वर्ष हुआ होगा उससे अधिक हुआ है, सब फसलों का उत्पाद उससे अधिक हुआ है। ये कौन कर रहा है? किसान कर रहा है। वो किसान कहाँ है? अपने गाँव में है, खेत में है, खलिहान में है। किसान आज आंदोलन का धरने के स्तर पर नहीं है। किसान पहले भी खेत पर था, आज भी खेत पर है। और जो आंदोलन करने वाले लोग हैं वो आंदोलनकारी लोग हैं, उनको आंदोलन का ही अपना हित है। आंदोलन आज देखिए आंदोलन के स्तरों पर क्या हो रहा है, मर्डर हो रहे हैं। बिल्कुल जिस प्रकार से एक गरीब अनुसूचित जाति के व्यक्ति का हाथ पैर काट लिया गया, ये किसी किसान आंदोलन का पार्ट हो सकता है क्या? यदि वहाँ दुष्कर्म की घटनाएं होती हैं तो ये कोई किसान का आंदोलन का पार्ट हो सकता है क्या? किसान का आंदोलन का पार्ट तो किसान से जुड़ा हुआ है। रही लखीमपुर की बात, तो लखीमपुर जांच का विषय है, इसलिए हम उसमें और नहीं कहना चाहते। लेकिन जिस प्रकार से उसमें जो किसान आए थे तलवार बलम भाला लिए, आंदोलन का हथियार ये होता है, आंदोलन के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। ये करने का मतलब हम आंदोलन नहीं, हम तो कोई नई चीज, दूसरी चीज चाहते हैं। किसान के हित की बात नहीं चाहते, हम परिवर्तन चाहते हैं। किसान नीति में परिवर्तन नहीं चाहते, किसान नीति की स्थापना पर चर्चा नहीं करते, हम सरकारों के परिवर्तन की बात करते हैं। मंत्री जी, हमने सुना था योगी सरकार, जो योगी जी लगातार कहते हैं IAS IPS को से कि आप 24 घंटे फ़ोन ऑन रखें, वो उठाते नहीं हैं, कभी शिकायत मिलती। लेकिन एक घटना अभी जल्द हुई है आपके क्षेत्र में, एक घाघरा में एक व्यक्ति डूब गया था और उसके लिए रात में आपको 12 बजे फ़ोन किया जाता है, 1 बजे, तो पता चला वो 2 दिन तक सर्च ऑपरेशन होता है और उसका निस्तारण होता है, उस बॉडी को ढूंढ लिया जाता है। तो इतनी उम्र में आप रात में भी फ़ोन उठाते हैं और उसका निस्तारण होता है। ये जब मैंने सुना तो मैंने सोचा आपसे बात करूंगा, तो ये सब कैसे मुमकिन होता है? देखिए, हम सब लोग साधारण गांव के लोग हैं और आज हमको समाज ने ही यहाँ तक पहुँचाया है, इसलिए क्योंकि समाज की पीड़ा की अनुभूति हमको है और इसको समाज का भी एहसास है कि मैं समाज की पीड़ा को सुनता हूँ। जिस दिन समाज की पीड़ा को सुनना हम बंद कर देंगे, उस दिन समाज हमको भी सुनना बंद कर देगा। और इसलिए क्योंकि समाज में काम करने का हमने लक्ष्य तय किया है, तो हमको अनवरत समाज की पीड़ा को अनुभव करना चाहिए, सुनना चाहिए, उसके लिए जुड़ना चाहिए और अपनी पीड़ा मानना चाहिए। और जब हम अपनी पीड़ा मान लेते हैं तो चाहे रात हो चाहे दिन, हम तो जगेंगे, लगेंगे, करेंगे, करते हैं। रिजल्ट आता है। मंत्री जी, हमारा आखिरी सवाल कि चुनाव आने को है, 3 महीने हैं, तो 2022 में भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिलने की उम्मीद है? आप निश्चित रूप से मानकर चलें, जो है उससे हम आगे बढ़ रहे हैं, जो था पिछला उससे हम आगे बढ़ रहे हैं। आज कभी कभी तो बड़ा आश्चर्य होता है जब हम गांव में जाकर हम एक बार उनसे कहते हैं, नारा लगाते हैं, ईमानदार सरकार, ईमानदार सोच, दमदार काम, तो वहाँ के लोग कहते हैं तो भैया बहुत बढ़िया कहा, लेकिन वो नारा क्यों आप भूल गए जो लगाते थे, न भ्रष्टाचार न गुंडा राज। इसको भी कहिए, माने आज भी जनता, गांव की जनता न भ्रष्टाचार न गुंडा राज को याद करती है। गुंडा राज का दमन जिस प्रकार से योगी सरकार ने किया है, यह एक अद्वितीय है। आज आप देखते हैं दंगों की बात शून्य हो गई, सड़कों पर जो जाम लगाते थे वो बिल्कुल शून्य हो गया। यह दमदारी का काम जो योगी सरकार ने किया है, निश्चित रूप से इसके बल पर हम और आगे बढ़कर परिणाम देने वाले हैं। तो ये थी हमारे साथ में कैबिनेट मंत्री मुकुल बिहारी वर्मा जी, जो मृदुल भाषी और ऐसी घटना जो हमें 24 घंटे भी फ़ोन उठाते हैं, बहुत बढ़िया योगदान है। लगातार आपने देखा कि कैसे बातचीत हमारी हुई। लखनऊ से समाचार टुडे के लिए ज्ञानेश्वर।